तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली 2022 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के रियल पैन इंडिया सुपरस्टार, यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली की फिल्म राधे श्याम को। तो भैया कैसी है राधे श्याम, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉक्स ऑफिस के रियल डार्लिंग यानी कि भाई प्रभास की फिल्म राधे श्याम से। तो दोस्तों राधे श्याम को लेकर बहुत सारी बातें मैंने अपने प्री रिव्यू में भी आप लोगों को बता दी है और उसके बाद में मिड रिव्यू में भी बताई है और उसके बाद में अंत में जो हम लोगों ने फास्टेस्ट रिव्यू आप लोगों के सामने रखा था उसमें भी वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। यानी कि मोटी मोटी बातें मैंने इस फिल्म से जुड़ी हुई आप लोगों को इन 3 रिव्यूज के माध्यम से बता दी थी, लेकिन अब फाइनली मैं इसका पूरा समीकरण आप लोगों के सामने रखूंगा कि ओवरऑल ये फिल्म है कैसी। यानी कि भाई राधे श्याम को लेकर कई सारी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी और भाई इस फिल्म को लेकर यही दिल में भावना आ रही थी कि भैया जब हम सिनेमा घर में आएंगे तो हमें एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलेगा, बेहतरीन मूवी देखने को मिलेगी। तो क्या यह फिल्म ऐसी है? तो चलिए इन सवालों का जवाब मैं अब आपको देता हूं इस रिव्यू के माध्यम से, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह तो बता दूं कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं के राधा कृष्णा कुमार, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया और इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है। उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है कि भैया ये फिल्म इंडिया में पैन इंडिया के तहत रिलीज हुई है पूरे इंडिया में, यानी भैया ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई है और इस फिल्म के हिंदी वाले वर्जन के डायलॉग को लिखा है अब्बास दलाल के साथ मिलकर हुसैन दलाल ने, यानी कि इन लोगों ने इस फिल्म के हिंदी वाले डायलॉग को लिखा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रहे हैं प्रभास जो कि इस फिल्म में विक्रमादित्य का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही है पूजा हेगड़े जो कि इसमें प्रेरणा का किरदार निभा रही है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही है भाग्यश्री जो कि प्रभास की मां का किरदार निभा रही है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं जगपति बाबू जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं सचिन खेड़ेकर जो कि इस फिल्म में प्रेरणा की यानी कि पूजा हेगड़े के चाचा का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं मुरली शर्मा जो कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े के पिता का किरदार निभा रहे हैं, यानी कि ये वो मुख्य कलाकार हैं जो कि इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं और मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि भैया अगर मैंने आप लोगों को स्पॉइलर दे दिया, मैंने आपको अगर फिल्म की कहानी बता दी तो आपको मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा सिनेमा घर में जाकर। और आज भी मैं इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने नहीं खोलूंगा, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी आप लोग समझ तो गए होंगे इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से, यानी भैया ट्रेलर में वो सारे क्लू हम लोगों को मिल गए थे जिसको जोड़ने के बाद आप समझ सकते हो कि इस फिल्म का असल प्लॉट क्या होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो भैया फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे ज्योतिष शास्त्र के पाठशाला से जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने गुरु से और वहीं पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो ज्योतिष शास्त्र को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उनको यह बात पता चलती है कि भाई आप जिस साइंस जिस विज्ञान की बात कर रहे हो उस विज्ञान को तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही बता दिया गया था। यानी कि जब आप गणित विज्ञान और समझ रहे थे उनसे पहले ही हमारे शास्त्रों में इन सभी चीजों के बारे में बताया जा चुका है। यानी कि आप जिस 9 ग्रह की बात करते हैं, जितने भी आपको प्लेनेट के बारे में जानकारी हासिल हुई है विज्ञान के माध्यम से, उसके बारे में तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा गया है। यह बात बताई जाती है पहले सीन से और उसके बाद वो साइंटिस्ट सवाल पूछते हैं भैया ज्योतिष शास्त्र से कि भैया इस वक्त विक्रमादित्य कहां है। और उसके बाद विक्रमादित्य की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े महल नुमा मकान में जो है विक्रमादित्य चल रहे हैं जा रहे हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं एक कमरे में जहां पर हमें नजर आती हैं इंदिरा गांधी टाइप की किरदार। यानी कि भैया मुझे लग रहा था कि इंदिरा गांधी के किरदार को दिखाया गया था उस फिल्म में और वो इंदिरा गांधी के सामने आकर बैठता है, यानी कि विक्रमादित्य जो है यानी कि प्रभास उनके सामने आकर बैठते हैं और उनको ये प्रेडिक्शन बताते हैं कि आप देश में इमरजेंसी लगाने वाली हैं। और ये प्रेडिक्शन करने के बाद वो अचानक रसिया पहुंच जाते हैं और उनके रसिया पहुंचने का जो कारण हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि भैया उन्होंने जो ये प्रेडिक्शन किया था, मतलब कि आप इमरजेंसी लगाने वाली हैं, उसी की वजह से उनको देश छोड़ना पड़ता है। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है जगपति बाबू से, जिसको वो फिर से एक प्रेडिक्शन बताते हैं और उसकी वजह से जगपति बाबू उनकी बातों से एग्री नहीं करते और अंत में वो प्रेडिक्शन भी सही होता है। इस तरीके से प्रभास का जो किरदार है वो खुलकर हम लोगों के सामने आता है कि भैया वो एक ऐसे ज्योतिषा शास्त्र हैं जिनके बारे में हम ये कहें कि भैया वो सब कुछ जानते हैं, यानी कि उन्होंने अपने मुंह से जो बात बोल दी वो बात सही साबित होगी।
और इसी के साथ ही कहानी आगे बढ़ती है और उसके साथ भैया वो प्रभास का वो जो किरदार हम लोगों ने और आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा जिसमें वो ये डायलॉग बोलते रहते हैं कि भैया अगर मां अगर आपसे आगे पूछे तो आप उनसे ये कह देना कि मेरे लाइफ में प्यार और शादी दोनों नहीं है। यानी कि भैया वो अपने बारे में ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अगर किसी से प्यार करेंगे, किसी से शादी करेंगे तो वो प्यार और उनकी शादी जो है वो लंबे वक्त तक नहीं चल सकती है। तो भैया ऐसा क्यों होगा? तो भैया इस बात को समझने के लिए आपको सिनेमा घर में जाना पड़ेगा। यानी कि भैया इससे ज्यादा स्पॉइलर मैं आप लोगों को दे नहीं सकता हूं, बस यही कहानी है। और ये कहानी मैं आप लोगों को इतनी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने ट्रेलर में देख लिया था, लेकिन इसके बाद क्या होगा इस बात को समझने के लिए आपको सिनेमा घर में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। यानी भैया कहानी को लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया कहानी जो है वो बहुत ही प्रीडिक्टेबल है। यानी कि जब आप सिनेमा घर में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे कहानी कहां जाने वाली है, लेकिन हां वो कहानी कैसे कहां जाएगी उसका ट्रीटमेंट आप नहीं समझ सकते हो। यानी भैया बेहतरीन ट्रीटमेंट के माध्यम से इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट हाफ को लेकर मैंने ये बात तो आप लोगों को बता दी थी कि भैया फर्स्ट हाफ जो था वो उसका थोड़ा सा स्लो था, जिसकी वजह से ये फिल्म कई जगहों पे थोड़ी सी बोर करती नजर आ रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में इस फिल्म ने बहुत ही पेस पकड़ा, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ की जो कमी थी वो सेकंड हाफ में पूरी हो जाती है। यानी कि वो सस्पेंस, वो थ्रिलर और उसके बाद में वो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या प्रभास के लाइफ में शादी नाम का कोई वर्ड जुड़ेगा, क्या उनका जो मोहब्बत है जिससे वो प्यार करते हैं क्या वो मोहब्बत उनको हासिल हो पाएगी, ये सारी बातें आगे जाकर क्लियर होती है। यानी भैया एक क्वेश्चन मार्क ऐसा रहेगा आपके सर पर जो कि आपको ठन 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 करता रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस फिल्म की कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों वाकई में जिस तरीके की कहानी सोच रहे थे के राधाकृष्णा कुमार, वो कहानी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। यानी भैया उनके हाथ में जो कहानी थी, जो स्टोरी उन्होंने सुनी थी, जो उन्होंने कहानी लिखी थी, जो वो सोच रहे थे इस फिल्म के बारे में, वो सारी बातें इस फिल्म में हमें देखने को मिल रही थी। यानी कि उनका डायरेक्शन कहीं भी कमजोर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हां इस फिल्म में एक बात खास भी थी और एक बात थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लग रही थी। यानी कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े बजट बनाया गया है, तो इसका जो कारण है आप समझेंगे इस फिल्म के भव्य भव्य सेट को देखने के बाद। यानी कि भैया इतने बड़े बड़े सेट इस फिल्म को लेकर बनाए गए हैं और वो सेट ही इस फिल्म की थोड़ी सी कमजोरी मुझे नजर आती है। यानी कि भैया खूबसूरत सेट, खूबसूरत लोकेशन दिखाने की वजह से कहीं ना वो थोड़ा सा फेक सा नजर आ रहा था। यानी भैया वो सारे सीन्स जो शुरू वाले हमें देखने को मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं फेक नजर आ रहे थे इस फिल्म के लोकेशन के माध्यम से, इस फिल्म के वो आर्ट वाले डिपार्टमेंट की वजह से। मतलब ये बताओ जो सेट बनाए गए थे वो बहुत ही ज्यादा भव्य हो रहे थे, जो कि इस किरदार के साथ में फिट नहीं बैठ रहे थे। और कुछ सीन भी इस फिल्म में थोड़ा सा ना कुछ ज्यादा ही ड्रीम वाले लग रहे थे मेरे भाई। यानी कि एक सीन हम लोग देखते हैं, पूजा हेगड़े जो है वो ट्रेन में हमेशा जाती है और उनकी आदत रहती है कि वो अपने कमर पर एक रस्सी बांध लेती है और ट्रेन में खड़े लोगों को बोलती है ये रस्सी पकड़ और मुझे लटकने दे, और वो लटक जाती हैं। और वो ट्रेन ऐसा है कि उसमें बैठने वाला जगह नहीं है। यानी कि मालगाड़ी में कौन से लोग सवारी करते हैं मेरे भाई, ये सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा था जब इस फिल्म को मैं देख रहा था। यानी कि दो बार ये सीन हम लोगों के सामने आता है। पहले तो हम देखते हैं कि पूजा हेगड़े को कुछ लड़के पकड़ के टांगते हैं और वो लटकती है, उसके बाद में यही काम वो फिर प्रभास को करने के लिए बोलती है। और वो पोस्टर जो हम लोगों के सामने आता है जिसमें प्रभास को लोग देखते हैं कि वो उनके आगे लटके है और वो उनके सामने है, वो वाला सीन हम लोगों के सामने आता है। लेकिन वो जो डब्बा होता है ना वो मालगाड़ी वाला डब्बा होता है मेरे भाई। तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा था कि भैया ये क्या सोच कर ये सीन क्रिएट किया गया, क्यों मालगाड़ी में सवारी करती थी हमारी पूजा हेगड़े, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। तो भाई ये थोड़ा सा अटपटा लगा। यानी भी ऐसे कई सारे आर्ट डायरेक्शन वाले फॉल्ट मुझे इस फिल्म में नजर आ रहे थे जो कि इस फिल्म को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे थे खूबसूरत होने के बावजूद। उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना काम बखूबी निभाया। और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे और सब अपना काम ठीक ढंग से करते नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर मुझे एक कमी नजर ये आई कि भैया इस फिल्म में जगपति बाबू जैसे बेहतरीन कलाकार थे और उनका इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया। यानी कि भैया दो ही सीन में वो नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें मुरली शर्मा की तो भैया उनके किरदार को भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें भैया सचिन की तो भैया सचिन के किरदार को भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। यानी कि भैया कहानी कहीं ना कहीं सिमट के रह गई प्रभास और पूजा हेगड़े के इर्द गिर्द, और वो कहानी बहुत ही छोटी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कहानी को जबरदस्ती लंबा किया गया है। यानी कि कहानी में और भी कई सारे फलक्रम डाले जाते तो नो डाउट ये फिल्म और भी बेहतरीन हो सकती थी। तो ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म को लेकर यह बात आपसे कहूं कि भैया ये फिल्म कितना स्टार डिजर्व करती है, तो उसको लेकर मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई ये फिल्म 2.5 से 3 स्टार ही डिजर्व करती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी भैया ये फिल्म वन टाइम वॉचिंग मूवी है। इस फिल्म को लेकर मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा कि भैया अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में जा रहे हो तो कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी देखने को मिलेगी सिनेमा घर में
तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।